हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। तो बीएसआई परिवार के द्वारा यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी यूजीसी नेट 2026 को लेके यहाँ पर सीरियस है और उनका एक ही पर्पस या मोटो है, किसी भी हालत में यूजीसी 2026 जून में जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा में यहाँ पर नेट और जेआरएफ क्लियर करने का अगर लक्ष्य है तो दोस्तों ये कंप्लीटली सीरीज जो है ये आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज आपके लिए पूरी सीरीज जो यहाँ पर 2025 में यूजीसी दिसंबर में जिसका एग्जाम यहाँ पर जनवरी 2026 में आयोजित किया गया था उस पूरे पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। और बिलीव मी, ये पेपर की अगर हम बात करें तो ये पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो दोस्तों होते हैं यहां पर एक बड़ी गलती कर देते हैं और गलती उन लोगों की ये होती है वो सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं लेकिन प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को इग्नोर कर देते हैं। जबकि दोस्तों अगर रियलिटी की बात करी जाए तो यूजीसी नेट का पैटर्न हो गया, क्वेश्चन फ्रेमिंग हो गई और एग्जामिनर का माइंडसेट, इन सभी चीजों की अगर बात करी जाए तो ये सारी चीजें जो हमें समझ आती हैं वो सब कुछ यहां पर प्रीवियस पेपर से ही समझ आता है। अगर आप यहां पर रेगुलर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हो तो आपको दोस्तों पता चल जाएगा कि यहां पर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर आपसे बार बार पूछ रहा है। ठीक है, कैसे यहां पर ट्रिकी ऑप्शंस बनाए जाते हैं जो आपको एग्जाम हॉल के अंदर कंफ्यूज कर देते हैं और एग्जामिनर आपको इन ट्रिकी क्वेश्चन के द्वारा कैसे कंफ्यूज कर देता है। और इन पेपर से सॉल्व करने से दोस्तों आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस दोनों की अगर हम बात करें तो इस पेपर से सॉल्व करने से आपका दोनों ही इंक्रीज होगा, यहां पर उसका लेवल दोनों ही बूस्ट होगा। तो आज हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि हर एक क्वेश्चन का पीछे से कॉन्सेप्ट क्या है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। और अगर उस कॉन्सेप्ट से आने वाले टाइम में कोई और एग्जाम में यहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में, तो सेम टाइम का क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे जो कि आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं। क्लियर? तो आप सभी लोगों के लिए यहां पर यूजीसी नेट का पेपर ओपन है। 51 क्वेश्चन आप सभी को पता है, यहां पर जो 50 क्वेश्चंस का सेट ऑफ रहता है वो हमारा पेपर 1 का रहता है और 51 से जो 150 यानी कि 100 क्वेश्चंस जो होते हैं वो पेपर 2 के लिए होते हैं। करेक्ट? यहां तक सभी को बात क्लियर है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन सॉल्व करने, ये आपका पेपर, इसके साथ मैंने कंप्लीटली इस पूरे पेपर को यहां पर पीडीएफ फॉर्म में भी अरेंज करा, क्योंकि वहां पर मैंने उन स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखा है जिनको इंग्लिश नहीं यहां पर हिंदी की भी जरूरत है। तो इसको कंप्लीटली ये जो आपकी पूरी सीरीज है यहां पर हम दिसंबर 2025 का पेपर सॉल्व करेंगे, जून 2025 का पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्व करेंगे। सिर्फ क्वेश्चंस तक टारगेट नहीं करेंगे, उसके पीछे एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो दोनों चीजें ध्यान में रखते हुए चलेंगे। इसके साथ साथ आगामी परीक्षा में भी इस प्रकार की अगर क्वेश्चन बन सकते हैं तो उन चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 51। मैं आप लोगों को एक बार क्वेश्चन इस पे दिखा देता हूं, फिर मैं आपको अपनी पीडीएफ पे चलूंगा। ये आपकी वही पीडीएफ है जो आपका पेपर यहां पर यूजीसी एनटीए के द्वारा लिया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स एन एथिकल डायलेमा ड्यूरिंग द डिसमेंशन फेज ऑफ द इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल। ठीक है, हम अपनी पीडीएफ पर चलते हैं, वहां पर आपको दोनों क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी में। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसको कंप्लीट डिटेल समझ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों हम सॉल्व कर रहे हैं यहां पर, और क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स एन एथिकल डायलेमा ड्यूरिंग द डिसमिनेशन फेज ऑफ द इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल। एक बार सेम क्वेश्चन को हम हिंदी में भी समझ लेते हैं। सूचना जीवन चक्र यानी कि इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल के प्रसारण चरण के दौरान, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक दुविधा का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। अब यहां पर दोस्तों जो एनटीए के द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है,
इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अगर हम डिटेल से दोस्तों इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल की बात करें कि क्या होता है इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल, बहुत आसान है। इस क्वेश्चन का पीछे हम पूरी टेंडेंसी समझेंगे कि यूजीसी के द्वारा आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। दोस्तों इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को पैदा होने से लेकर उसे यूज तक की जर्नी तक, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से यहां पर अराइज हुई और उस इंफॉर्मेशन का हम प्रॉपर वे में किस तरीके से यूज कर पा रहे हैं, उसे दोस्तों हम कहते हैं इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल। अब इस इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल से हमें इंफॉर्मेशन तो मिल गई, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे बनाए जाते हैं या यूजफुल कैसे बनाया जाता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला उसका स्टेप्स होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए क्रिएशन, यानी कि उस इंफॉर्मेशन को बनाना। क्लियर। दूसरा देखो दोस्तों, हम स्टेप्स की बात करें तो इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल के अंतर प्रोसेसिंग आता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को बनाने के साथ साथ उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना आगे के द्वारा। यहां पर किसी भी तरीके से दो तरीके से यूज किए जाते हैं। अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से भी यूज कर सकते हैं और सेम आप उस इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल में हमें देखना है कि हम उस इंफॉर्मेशन को बनाने के बाद उस इंफॉर्मेशन की जो प्रोसेस आगे के लिए करते हैं वो सही वे में करें। तीसरा दोस्तों यहां पर स्टेप्स आप लोगों के लिए मिलता है उस इंफॉर्मेशन को स्टोरेज करके रखना। क्लियर, उस इंफॉर्मेशन को स्टोरेज करके रखना। और फोर्थ आपकी यहां पर पॉइंट बनता है जो प्रोसेस है, यहां पर इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं वो हम यहां पर देख रहे हैं। पहला तो हमने क्रिएशन देख लिया, दूसरा प्रोसेसिंग देख लिया, तीसरा स्टोरेज या स्टोर करना देख लिया, और जो चौथा दोस्तों हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन यानी कि उस इंफॉर्मेशन को शेयर करना। क्लियर, तो ये चार चरण हैं यहां पर इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल के अंतर्गत। ठीक है, अब अगर डिसेमिनेशन जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइफ का पार्ट होता है लाइफ साइकिल का, वो है डिसेमिनेशन के अंतर्गत आता है, यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना। अब अगर लाइब्रेरी डेटाबेस की बात करें तो वो यूजर्स तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर इस टर्म का हमें यूज करना है लाइब्रेरी डेटाबेस के अंदर। तो वो लाइब्रेरी डेटाबेस के अंतर्गत यहां पर वो इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी। तो सबसे पहले दोस्तों वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए आप बुक्स इशू कर सकते हो। क्लियर है, क्या कर सकते हैं, बुक्स इशू कर सकते हैं। दूसरा अगर हम यहां पर पॉइंट चले तो रिसर्च पेपर को एक्सेस दे सकते हैं। क्लियर। तीसरा दोस्तों हम यहां पर अगर पॉइंट चले तो जितनी भी हमारी डिजिटल लाइब्रेरीज है उन डिजिटल लाइब्रेरीज को एक्सेस दे सकते हैं। क्लियर। अब यहां पर दोस्तों प्रॉब्लम्स कहां आती है, क्योंकि यहां पर आपको पूछा गया है कि ये सब तो ठीक है, आप इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल के अंतर्गत डिसेमिनेशन वाले फेज में इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो नैतिक दुविधा का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व कौन सी चीज है, वो यहां पर एथिकल डायलेमा ड्यूरिंग द डिसेमिनेशन फेज ऑफ द इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल में कौन सा आता है। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे स्टार्ट करा, सबसे पहले हमने समझा कि इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल होता क्या, आप समझ आ गया होगा। फिर हमने समझा कि इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल के अंतर्गत कौन कौन से स्टेप से होकर हमें गुजरना होता है। हमने पहला क्रिएशन समझा है, दूसरा दोस्तों हमने प्रोसेसिंग समझा है, तीसरा हमने यहां पर स्टोरेज करना सीखा है, और चौथा हमने उस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेशन यानी कि शेयर करना सीखा। अब शेयर करने के भी कई सारे माध्यम है तो वो हमने समझ लिए। जैसे पहला हो गया हमारा बुक्स इशू करना, दूसरा दोस्तों हो गया रिसर्च पेपर पब्लिश करना, या फिर डिजिटल लाइब्रेरीज के माध्यम से। अब यहां पर प्रश्न जो आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है एनटीए के द्वारा, वो पूछा जा रहा है कि यहां पर नैतिक दुविधा कहां पर बनती। तो दोस्तों जब एथिकल डायलेमा बनता है तो इस क्वेश्चन में एथिकल डायलेमा सबसे ज्यादा यहां पर बनता है जब कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पर सेंसिटिव प्रकार की हो। ठीक है, जब कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पर सेंसिटिव प्रकार की हो, जैसे कि कोई मेडिकल डेटा हो जिसे हमें यहां पर सेंसिटिव हो, जिसे हम यहां पर रिलीज नहीं कर सकते हो। क्लियर है। दूसरा दोस्तों यहां पर स्टूडेंट रिकॉर्ड्स हो।
ठीक है। तीसरा दोस्तों हम यहां पर अगर बात करें तो पर्सनल डिटेल्स भी आ सकती है। ये आप लोगों की सारी वो डेटा होती है जो सेंसिटिव होती है। अब डायलेमा इन्हें क्या करता है, इनको ओपन एक्सेस दे, और ओपन एक्सेस भी वहीं तक दे जहां पर जिस यूजर्स इस डेटा को लेना चाहता है, मतलब प्राइवेसी के साथ यहां पर ओपन एक्सेस दे। क्लियर है? तो यहां पर इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल का मतलब है इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, या फिर डिजेमिनेशन जो है उसका मतलब है इंफॉर्मेशन देना, और एथिकल डायलेमा का मतलब है दोस्तों यहां पर कितना देना है और कितना छिपाना है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन का आंसर आप ही सॉल्व करके बताओगे कि सूचकांकन के दौरान कौन सी नियंत्रित शब्दावली उपयोग की जाए, इसका निर्णय करना है। यानी कि इंडेक्सिंग के दौरान, ठीक है, यहां पर इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि डिसाइडिंग विच कंट्रोल्ड वोकेबलरी टू यूज इंडेक्सिंग। दूसरी अगर हम बात करें, चूजिंग लॉन्ग टर्म फाइल फॉर्मेट्स फॉर डेटा क्यूरेशन। क्या हमने यहां पर इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल में डिजेमिनेशन फेज के अंतर्गत किसी भी वोकेबलरी की बात करी, या फिर हमने यहां पर डेटा क्यूरेशन के बारे में कोई भी लॉन्ग टर्म फॉर्मेट्स को लेकर बात की, ठीक है, या फिर हमने यहां पर डिसाइडिंग स्टोरेज लोकेशन की बात करी। हमने यहां पर जो देखा वो देखा कि बैलेंसिंग ओपन एक्सेस विथ यूजर सेंसिटिव डेटा। यहां पर जितना भी ओपन एक्सेस और जो यूजर्स हैं उनके बीच जो संवेदनशील डेटा है उसके बीच में यहां पर बैलेंस बनाकर रखना, संतुलन बनाकर रखना। होपफुली अब आप यहां पर चाहे आपसे एथिकल डायलेमा का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर दोस्तों आपसे इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल का कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए, अब आप होपफुली यहां पर इस प्रश्न को गलत नहीं करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा जितना मुझे समझ आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। Who among the following blamed Web 2.0 for creating digital forest of mediocrity, embracing music and unreadable poems, essays and novels? यानी कि निम्नलिखित में से किसने वेब 2.0 की मध्यमता के डिजिटल बन, शर्मनाक संगीत तथा अपठनीय कविताओं, निबंध और उपन्यासों के सृजन को दोषी ठहराया? अब दोस्तों सबसे पहले इसके लिए हमें समझना पड़ेगा ये जो वेब 2.0 है, ये वेब 2.0 टर्म है क्या एग्जैक्ट। ठीक है, तो दोस्तों वेब 2.0 बहुत आसान चीज है। आप सभी लोगों ने डेफिनेटली यहां पर कंटेंट क्रिएशन कुछ ना कुछ तो यूट्यूब पर किया होगा, नहीं किया होगा तो आपने यहां पर देखा होगा। यहां पर दोस्तों इंटरनेट का वो फेज आपके लिए आता है, ठीक है, यहां पर ध्यान देना, यहां पर इंटरनेट का वो फेज आता है जहां पर यूजर्स जो होते हैं, जहां पर जो यूजर्स होते हैं, यूजर्स वो खुद का कंटेंट बनाते हैं, यानी कि यूजर्स खुद का कंटेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब डेफिनेटली इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको दे लेता हूं, जैसे कि यूट्यूब। ठीक है, दूसरा हो गया आप सब लोग आजकल ब्लॉग्स देखते होंगे। ठीक है, तीसरा दोस्तों अगर हम बात करें तो यहां पर विकिपीडिया हो गया। डेफिनेटली आप विकिपीडिया पर इंफॉर्मेशन देखते हो। अब ये काम कैसे करता है, जो वेब 2.0 तो हमने समझ लिया। वेब 2.0 एक प्रकार का इंटरनेट का वो फेज है जहां पर यूजर्स खुद का कंटेंट बनाते हैं। इसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए, जैसे कि यूट्यूब हो गया, क्लियर, ब्लॉग्स हो गया, दूसरा देखें, तीसरा देखें तो विकिपीडिया हो गया। ये सारे वो प्लेटफॉर्म हो रहे हैं ना जहां पर यूजर्स अपना खुद का कंटेंट बना रहे हैं। ठीक है, अब ये काम कैसा कर रहा है, एक्सपर्ट्स जो है यहां पर, जो भी एक्सपर्ट है इस फील्ड में, वो अपना कंटेंट बना लेते हैं। ठीक है, अब वो कोई भी यहां पर वीडियो, आर्टिकल, ब्लॉग कुछ भी हो गया वो डाल देते हैं। दोस्तों अब इससे मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, आप यहां पर दो चीजें देखते हैं जो अभी हमने एथिकल डिलेमा और इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल के अंतर भी समझा। वो ये है, एक प्रकार का जो कंटेंट है वो तो यहां पर वो कंटेंट होता है जो यूजर्स के लिए यहां पर यूजर्स फ्रेंडली होता है, या फिर यूजर्स के लिए वो इंफॉर्मेशन होती है जो किसी काम में आ सकती है, और एक वो इंफॉर्मेशन होती है जो सेंसिटिव टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। तो यहां पर जो मेजर प्रॉब्लम वेब 2.0 के अंतर्गत दोस्तों देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है इस यूजर्स और इस सेंसिटिव यानी कि खराब इंफॉर्मेशन के बीच में क्वालिटी का कंट्रोल ना रह पाना। यहां पर क्वालिटी कंट्रोल को लूज कर देना,
यानी कि क्वालिटी कंट्रोल ना रह पाना। तो इंटरनेट को यहां पर आजकल डिजिटल जंगल बना दिया गया, यानी कि फॉर क्रिएटिंग डिजिटल फॉरेस्ट ऑफ मेडियोक्रेटी एम्ब्रेसिंग म्यूजिक एंड अनरीडेबल पोएम्स एसेज एंड नोवेल्स। ये पूछा गया है कि वेब 2.0 के बारे में ये किसने कहा कि आजकल इंटरनेट को डिजिटल फॉरेस्ट ऑफ मीडियोक्रेटी एम्ब्रेसिंग म्यूजिक एंड अनरीडेबल पोएम्स एसेज एंड नोवेल्स बना दिया गया। अब यहां पर दोस्तों दो तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं इस इंटरनेट पर डिजिटल फॉरेस्ट के अंतर्गत। कुछ आपको हाई या क्वालिटी लेक्चर्स मिल सकते हैं और कुछ चीजें दोस्तों आपको यहां पर ऐसी मिल सकती हैं जो कंप्लीट आपके मीडियोक्रेटी को डाउनसाइड कर सकती हैं, लाइक एज वो इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए फेक होती है। जैसे करेंटली आप सभी को पता है यहां पर हमारा वॉर चल रहा है, ठीक है। अब इस वॉर के दौरान आप लोगों ने अभी 2 से 3 दिन पहले एक न्यूज देखी होगी, जब यहां पर ये ज्यादातर भारत के सभी राज्यों में यहां पर देखने को मिला कि पेट्रोल क्राइसिस आपको देखने को मिला और पेट्रोल पंप पर अननेसेसरी भीड़ आपको देखने को मिली। तो ये क्या था? वेब 2.0 इंटरनेट का वो फेज जहां पर किसी भी क्रिएटर ने कोई भी फेक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी और यहां पर एक प्रकार का मीडियोक्रेटी और एम्ब्रेसिंग माहौल बन गया पूरे भारत देश के लिए। जबकि इंडिया में करंट सिनेरियो में भी यहां पर डीजल पेट्रोल की कोई भी यहां पर कमी नहीं है। तो इसके बारे में जो ब्लेम दोस्तों यहां पर किया गया था वो किया था दोस्तों एंड्रयू कीन ने। इनका नाम था एंड्रयू कीन। क्वेश्चन नंबर 52 भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, जितनी मैं उम्मीद कर पा रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप लोग यहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक और आपको छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहता हूं। यूजीसी नेट 2025 का जो है 26 का सॉरी यूजीसी नेट 2026 के लिए बीएसआई एकेडमी पर स्पेशली टारगेटेड बैच ऑलरेडी चलाए जा रहे हैं। देर मत करो, आज भी समय बहुत ज्यादा तो नहीं बचा लेकिन बहुत कम भी नहीं। आज पर्टिकुलर वो टाइम है जहां से आप एग्जाम 110% क्लियर कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। अपनी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए आज भी जितना समय शेष है वो समय पर्याप्त बनाओ, उस शेष को पर्याप्त बनाओ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 53 हम सॉल्व करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। इसी डिटेल से क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन में लगभग आपको हो सकता है 8 से 10 वीडियो भी देखने को मिल जाए, बट जरूरत मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन समझानी है। इस क्वेश्चन के पीछे और अगर कॉन्सेप्ट को मेन समझाना है। क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों यहां पर बनेगा, अरेंज द फॉलोइंग की साइटेशन इंडेक्सेस ऑफ वेब ऑफ साइंस इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहां पर दोस्तों साइटेशन इंडेक्सेस का डीप कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया है। साइटेशन इंडेक्स क्या होता है? यहां पर आप लोगों से पूछा गया है कि साइटेशन इंडेक्स जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो साइटेशन इंडेक्स दोस्तों होता है कि किसी भी यहां पर रिसर्च पेपर को, ध्यान देना, किसी भी रिसर्च पेपर को कितनी बार यहां पर साइट किया गया है, कितनी बार उस पेपर को साइट किया गया है, या फिर साइट को आप आसान भाषा में समझ लो यहां पर ट्रैक किया गया है। क्लियर? अब ये कैसे काम करता है? सपोज करो पेपर ए पब्लिश हुआ और पेपर बी ने उसे कितनी बार यहां पर ट्रैक किया, और वो ट्रैक करने का सिर्फ रीजन ये होता है कि पेपर ए जो है वो यहां पर कितना इंपैक्टफुल है या कितना इंपैक्टफुल नहीं है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल है यहां पर गूगल स्कॉलर, इन्होंने यहां पर अपना रिसर्च पेपर बनाया गूगल स्कॉलर ने। ठीक है, अब गूगल स्कॉलर को आज तक कितनी बार साइटेड यानी कि ट्रैक किया जा चुका है? तो लगभग यहां पर 200 बार यहां पर ट्रैक किया जा चुका है। क्लियर? अब इसको बनाया किसने गया था? तो इसको साइटेशन इंडेक्स को दोस्तों बनाया था यूजेन गारफील्ड ने। यूजीन गारफील्ड, इसके निर्माता जो थे दोस्तों वो थे यूजीन गारफील्ड। अब इसको बनाने के पीछे दोस्तों इसका रीजन क्या था या मेन पर्पस क्या था? तो वो ये था कि जो रिसर्च पेपर्स जो होते हैं, ठीक है, ध्यान देना, जितने भी यहां पर रिसर्च पेपर होते हैं, जब यहां पर बार बार उनको साइटेशन किया जाता है या फिर ट्रैक किया जाता है तो उनकी जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी यहां पर इंप्रूवाइज होती है रेगुलर वे में। क्लियर है? दूसरा पॉइंट और आप लोगों को समझाता हूं। दूसरा ये है कि यहां पर जो इंपैक्ट फैक्टर होता है, जो यहां पर हम लोग रिसर्च पेपर्स को जनरली रीड कर रहे हैं,
या पढ़ पा रहे हैं, तो जो वो इम्पैक्ट फैक्टर जो है, वो इम्पैक्ट फैक्टर दोस्तों काफी ज्यादा कैलकुलेशन होता है। ठीक है, और तीसरी बार जिस एकेडमी में ये पेपर वगैरह बनाए भी जा रहे हैं, तो पर्टिकुलर उस एकेडमी का एकेडमिक प्रमोशंस भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इतने सारे यहां पर ये मेन चीजें, यहां पर ये साइटेशन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्लियर है? अब इसका यहां पर आपसे क्रम पूछा गया है, और वो क्रम दोस्तों पूछा गया है कि कब ये यहां पर एस्टेब्लिश हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो साइटेशन इंडेक्स है वो है साइंस साइटेशन इंडेक्स। इसे ही 1964 में यूजीन गारफील्ड के द्वारा बनाया गया था। क्लियर है? दूसरा है दोस्तों यहां पर साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपांडेड। इसको 1973 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1973 में। क्लियर है? 1937 हो गया, इसको 1973 कर लेना। नेक्स्ट दोस्तों हम चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स की अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है, कौन सा बात करें? आर्ट्स एंड साइटेशन ह्यूमैनिटीज इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो इसको दोस्तों यहां पर बनाया गया था, आई थिंक मैं इसका डेट एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूं, बट सबसे नया जो इमर्जिंग जर्नल है वो ये 2015 है। और अगर मैं एक बार इसकी आपको डेट दोस्तों कंफर्म करके और बताऊंगा, बट जितना मैं इसको याद कर पा रहा हूं वो 1975 है। ठीक है, 1975 है जितना मैं इसको याद कर पा रहा हूं। ठीक है, एक सेकंड, अपन 1964 साइंस साइटेशन इंडेक्स बिल्कुल करेक्ट है। बी दोस्तों अगर हम चलें तो साइंस सोशल साइंस के लिए जो बनाया गया था, ठीक है, सॉरी, ये 1970 ये जो है ये 1975 था। ठीक है, यहां पर ये मिस्टेक हुई। तो सबसे पहले जो बनाया गया था साइंस साइटेशन इंडेक्स बनाया गया था। क्लियर है? दूसरा जो बनाया गया था दोस्तों सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स 1975 में बनाया गया था। ठीक है, ये डेट का फर्क है सिर्फ यहां पर कुछ सितंबर अक्टूबर, एक बार मैं आपको क्रॉस चेक करके बता लूंगा, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर 4। ईयर एक बार मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि कुछ मंथ्स का ही फर्क है इसमें। मैं एक बार आप लोगों के लिए ईयर और देख के बताऊं, कभी कभी कुछ डेटाबेस में से चीजें डिलीट हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये साइटेशन इंडेक्स, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रिकी क्वेश्चन है, मेमोराइज वाला क्वेश्चन है, कई बार स्किप हो जाता है और कुछ भी नहीं है। तो इसका लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो है ADCBE, क्योंकि यहां पर मैं इसको एलिमिनेट इस तरीके से कर पा रहा हूं। जो इमरजेंट सोर्सिंग साइटेशन इंडेक्स है वो 2015 में सबसे बाद में बनाया गया था, तो इन दोनों को हम कट कर देते हैं। चलो, आज हमने जो मेथड अपनाया, तो एक चीज आप लोगों के लिए ये और यहीं पर हेल्पफुल हो जाएगी कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को हम यहां पर कैसे लगाते हैं। क्लियर है ना? तो हमने सबसे पहले, जब मुझे याद है कि यहां पर जो इमर्जिंग सोर्स साइटेशन इंडेक्स है ये सबसे बाद का इंडेक्स है और ये 2015 में आया। क्लियर है? फिर पहले मुझे पता था कि जो साइंस साइटेशन इंडेक्स है वो 1964 में आया। अब इसके बाद मुझे यह पता था कि साइंस साइटेशन इंडेक्स के बाद जो इंडेक्स आया था वो था सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स। ठीक है, तो मैंने यहां पर इस आधार पर इन दोनों ऑप्शंस को गलत करा और ये होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से ना आने के साथ साथ आपको एक ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड करने का भी तरीका समझ आ गया होगा कि अब मैं अगर एग्जैक्ट डेटाबेस में से, मेरे डेटाबेस में से अगर ये चीज डिलीट हो रही है, तो मैं आप लोगों को उस डेटाबेस में से करेक्ट जो इसके यहां पर ईयर वाइज जो यहां पर स्टेब्लिश वगैरह चीजें, वो मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा, लेकिन वो डिस्कस 100% की जाएगी जो हम आगे वाला क्वेश्चन पेपर लेंगे। लेकिन इस चीज से साथ में हमें एक और क्लैरिटी मिली कि यहां पर हमें ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज करना है वो हमें देखने को आ गया। और एक और चीज बता दूं, ये सारे जो क्वेश्चंस चल रहे हैं जो आपके, आप 51 चाहे देख लो, ठीक है, ये बहुत मेहनत करके मैंने आप लोगों के लिए बनाया, क्योंकि मुझे पता है ये कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी सॉरी, अगर आप ये देखोगे तो आपका ये पूरा यूजीसी नेट का पेपर सेट है पूरा। ठीक है, ये डायरेक्ट पेपर यहां पर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग कभी कभी यहां पर समझ नहीं आती, क्योंकि यहां पर वर्ड्स थोड़े छोटे होते हैं। तो मैंने पर्टिकुलरली पूरा आपके लिए से टेक्स्ट फॉर्मेट टाइप करके यहां पर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। अब 54 यहां पर जो है हम क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग्स की यहां पर बात की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई है? मैच द फॉलोइंग्स की। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इससे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन हम यहां पर अपना जो क्वेश्चन है उसको भी एक बार पूरा देखेंगे। क्लियर? हम क्वेश्चन नंबर 54 में चलते हैं। वहां पर हिंदी दी है, वहां पर सिर्फ मैंने आपको ये टेबल नहीं बना पाई, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझा देता हूं कि क्वेश्चन क्या है।
यहां पर हमें मैच द सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजीज के आधार पर कौन कौन सी वेब टेक्नोलॉजीज हैं, यहां पर आपके लिए लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 दी गई है, और उन वेब टेक्नोलॉजीज का जर्नली पर्पस क्या है ये आपको मैच करना है। क्लियर है? यहां तक समझ आया? किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजीज क्या होती है, नॉर्मल वेब टेक्नोलॉजीज क्या होती है, मैं आप लोगों को दोनों अभी शेयर करूंगा। ठीक है, चलो हम अपनी पीडीएफ पे, पेपर वाली पीडीएफ पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 54 जो है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 54 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि मैच द सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजीज लिस्ट 1 विद देयर प्रिस्पेक्टिव पर्पस इन लिस्ट 2। क्लियर है? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? यहां पर बहुत छोटे वर्ड्स तो नहीं दिख रहे, मैंने फिर भी इसे जूम आउट करा है। सॉरी, नहीं, मुझे क्लियर विजिबल है, तो ये चीज मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही है कि आप लोगों के लिए होपफुली ये चीज क्लियर विजिबल होगा। क्लियर है? आगे चले अपन लोग इसको और डिटेल में समझते हैं। अब सबसे पहले हम यहां पर ये समझेंगे कि जो सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजीज है, वो सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजीज आखिरकार होती क्या है, काम कैसे करती है, इसके साथ साथ नॉर्मल वेब टेक्नोलॉजीज क्या है, वो कैसे काम करती हैं, क्योंकि हमें पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चीज भी समझना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? चलो तो डिस्कस करते हैं। और एक और चीज बता दूं, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीरियसली लेना दोस्तों। मौके बार बार नहीं आते, समय जो होता है ना, समय यहां पर अगर आप ये अगर बाल पकड़ोगे तो यहां पर ऐसे पकड़ते चलो, चला जाएगा, समय यहां पर चला जाता है। ग्रिप, ये ग्रिप है, जितना आपने टाइट ग्रिप बनाई बनी रहेगी, जितना आपने इसको लूज छोड़ा ये कंप्लीटली आपका हाथ पीछे चला जाएगा, यानी कि समय निकल जाएगा। और हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। इस संदर्भ का तात्पर्य यह है कि सही समय पर अगर आपने अपने समय का उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, तो जो समय आने वाला है वो समय आपको कभी आपका सगा नहीं होगा। क्लियर है? तो चलो क्वेश्चन नंबर 54 हम यहां पर समझते हैं। सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजीज और दोस्तों नॉर्मल वेब टेक्नोलॉजीज, ये दो तरीके की यहां पर टेक्नोलॉजीज होती है। नॉर्मल वेब टेक्नोलॉजीज दोस्तों जो होती हैं, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जो नॉर्मल वेब टेक्नोलॉजीज जो है, ठीक है, और दूसरा है यहां पर सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजीज। कौन सी? मैं यहां लिख देता हूं, दूसरा है यहां पर सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजीज। अगर हम इन दोनों टेक्नोलॉजीज की दोस्तों बात करें तो नॉर्मल वेब टेक्नोलॉजीज हो गई, ये इंफॉर्मेशन फॉर ह्यूमंस के लिए यहां पर यूज की जाती है, इंफॉर्मेशन फॉर ह्यूमंस। क्लियर है? सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजीज का जो यूज होता है वो यूज होता है इंफॉर्मेशन फॉर मशीन्स। ये यहां पर आप दोनों को अंतर देखने को मिलता है, इंफॉर्मेशन फॉर ह्यूमंस, और सेकंड जो आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है इंफॉर्मेशन फॉर मशीन्स। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजीज। अब चार यहां पर आपको टेक्नोलॉजीज दी हैं, और ये जो चारों टेक्नोलॉजीज है दोस्तों, आपको एनटीए ने ही यहां पर मेंशन कर दिया कि ये सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजीज है। हो सकता है कि यहां पर जनवरी जून में जो आपका पेपर हो, वहां पर आपको नॉर्मल वेब टेक्नोलॉजीज पूछ ले। ठीक है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको जनरली जो एनटीए के द्वारा दो तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको वो डिलीवर करे। सबसे पहले यहां पर हम पढ़ेंगे आरडीएफ। आरडीएफ क्या होता है? डेटा को ट्रिपल्स में स्टोर करता है। किस में? ट्रिपल्स में स्टोर करता है। एग्जाम्पल, मान लो यहां पर राम इज अ स्टूडेंट, राम इज अ स्टूडेंट, तो इसको वो यहां पर तोड़ तोड़ के, यहां पर जैसे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये आपकी वर्ब हो गई, और ये आपका जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, तो इन तीनों चीजों को वो तोड़ तोड़ कर स्टोर करेगा। तो आरडीएफ वो चीज है जो डेटा को ट्रिपल्स में बांट कर स्टोर करता है, या ट्रिपल्स कह लो, या उनके सेगमेंट बना लो, या खंड कह लो, कुछ भी कह लो। और इसके साथ साथ दोस्तों आरडीएफ क्या होता है? तो आरडीएफ उसको डेटा को स्ट्रक्चर देने का काम करता है। सपोज करो यहां पर राम इज अ स्टूडेंट, अब स्टूडेंट काय में होंगे? स्टूडेंट क्लास के अंतर्गत होंगे। ठीक है, किसी क्लास के अंतर्गत तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को ही हम क्लास कहते हैं। तो आरडीएफ जो है यहां पर उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अंदर उसको यहां पर क्या देने का काम कर रहा है? उसको दोस्तों यहां पर जो वो देना चाह रहा है वो ये है
कि उसको एक फ्रेमवर्क कह लो या फिर उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने का यहां पर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर OWL यानी कि आउल। जो आउल है ना दोस्तों, ये एडवांस नॉलेज को डिफाइन करता है। एग्जाम्पल एडवांस नॉलेज क्या है? सपोज करो सबसे पहले हमने डेटा को ट्रिपलेट्स में स्टोर किया, राम इज अ स्टूडेंट। आरडीएफ ने क्या करा, स्टूडेंट जैसे ही उसने देखा तो उसने समझ लिया भाई ये किसी ग्रुप या स्ट्रक्चर की बात हो रही है, उसने सारे स्टूडेंट्स को पकड़ कर एक क्लास के अंतर्गत डाल दिया। अब जैसे क्लास के अंतर्गत डाला तो ओल एक नई टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी ने उसको और एडवांस लेवल पर डिफाइन किया और उस एडवांस लेवल पर उसने ये बताया कि यहां पर हर स्टूडेंट एक पर्सन है। ठीक है, पर्सन हो गया क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। फिर नेक्स्ट यहां पर नई टेक्नोलॉजी आती है स्पार्क यूएल। यहां पर हम चालू करें तो जैसे सभी स्टूडेंट्स को दिखाओ ये और ज्यादा और एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे गूगल सर्च क्या होता है, वो सिर्फ आपके कीवर्ड नहीं समझ रहा, वो यहां पर मीनिंग समझ रहा है। वर्तमान में जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रहे हो, डेफिनेटली गूगल पे भी सारा डेटा अवेलेबल है, बहुत बढ़िया तरीके से अवेलेबल है, तो क्यों आज हम लोग एआई का बराबर यूज कर रहे हैं और एआई का यूज इंक्रीज होता जा रहा है और यहां पर गूगल का यूज कम हो रहा है? इसके पीछे आखिरकार रीजन है क्या? तो दोस्तों इसके पीछे रीजन है, जितना भी हमारा एआई का डेटा है वो सारा गूगल पे अवेलेबल है, लेकिन फर्क सिर्फ इस बात की है जो एआई है उस डेटा को प्रेजेंट बना के या स्ट्रक्चर फॉर्म में देता है जिससे यूजर्स को उस डेटा को समझने में आसानी होती है। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहां पर यही है। तो ये जो है स्पार्क OQL जो है, ये ध्यान देना, ये सिर्फ यहां पर दोस्तों कीवर्ड नहीं समझ रहा है, ये उसके मीनिंग को भी समझ रहा है। समझ गए आप सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजीज है क्या, कैसे काम करती हैं? ठीक है, अब आरडीएफ का यहां पर अगर हम पहले देखें तो उसका करेक्ट आंसर होगा रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, आरडीएफ की बात करें तो स्कीमा डेफिनेशन ऑफ आरडीएफ अभी हमने समझा। ओल की अगर हम बात करें तो ओल क्या था, यहां पर ऑन्टोलॉजी डेफिनेशन लैंग्वेज बना रहा था डेफिनेटली। स्पार्क यूएल तो क्वेरी लैंग्वेज ऑफ आरडीएफ, क्वेरी क्योंकि यहां पर ये लैंग्वेज दिखा रहे हैं तो लैंग्वेज हमारी क्वेरी के अंतर्गत आती है, क्वेरी लैंग्वेज होगी। एग्जांपल सभी स्टूडेंट्स को दिखाओ यहां पर। तो ये दोस्तों इस तरीके से यहां पर काम करता है सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 डिस्कस करेंगे। मजा आ रहा है? 55 क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा भाई? 56 आ गया, हमें सॉल्व करना है यहां पर 55। क्लियर, हम 10-10 क्वेश्चन बना के चलेंगे, लेकिन जो 10 आई थिंक 55 तक तो हमने सॉल्व कर ली, 55 ही आया। हम 10-10 क्वेश्चन बना के चलेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे इस तरीके से कि उसका पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी समझ आए, उसका रिवीजन भी हो पाए इसके साथ साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। द ISDN बेसिक रेट इंटरफेस जो है provides 264 kbps B channels and 116 kbps D channels. The B channels are used for. एक बार हिंदी पे चलेंगे, जो मैंने आप लोगों के लिए PDF बनाई है जिससे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ आएगा, उस पे चलते हैं। ठीक है, ISDN बेसिक रेट इंटरफेस BRI 264 kbps चैनल और एक 16 kbps D चैनल प्रदान करता है। B चैनल का उपयोग जो है वो यहां पर किसके लिए किया जाता है? अब इसके लिए सबसे पहले तो दोस्तों यहां पर ISDN की जानकारी होना जरूरी है। आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर जो है ISDN है क्या, कैसे काम करता है। करेक्ट ना? तभी तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर देने में आप लोग समझ पाओगे। हम डायरेक्ट एग्जाम वाली PDF पढ़ेंगे क्योंकि इससे हमें मजा आएगा, वो सिर्फ मैंने आपको हिंदी के लिए रख ली है। तो दोस्तों जो ISDN है, ठीक है, ISDN क्या है? तो ISDN जो है ये ओल्ड डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है। ओल्ड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है। क्लियर? ओल्ड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। पेन मोटा दोस्तों इसलिए चल रहा है क्योंकि PDF की जो वो है वो बहुत ज्यादा मोटी कर रखी है, यानी कि उसको बढ़ा रखा है हमने, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अब ओल्ड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या करता है? टेलीफोन डेटा को एक साथ लाता है। ठीक है, इसमें यहां पर B चैनल का जो यूज किया जाता है, यहां पर आपसे B चैनल्स पूछा और D चैनल्स पूछा। ठीक है, जो B चैनल्स का यूज किया जाता है वो B चैनल को हम कहते हैं यहां पर बियरर चैनल।
बियरर चैनल। बियरर चैनल क्या करता है, जब यहां पर कम्युनिकेशन होता है, जो डिजिटल ओल्ड डिजिटल कम्युनिकेशन है, पहले तो हमने ये समझ लिया आईएसडीएन क्या एक प्रकार का ओल्ड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है। अब ओल्ड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के अंतर्गत 64 केबीपीएस में बी चैनल एंड 16 केबीपीएस में डी चैनल का यूज क्या है, आपसे एग्जामिनर ने ये पूछा। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी नहीं पूछ रहा, ध्यान देना, आपसे नई आने वाले टाइम में पूछ लेगा, आपसे भी पुरानी टेक्नोलॉजी पूछ ली। तो पुरानी टेक्नोलॉजी में आपको बी चैनल और यहां पर दूसरा जो है डी चैनल दोनों के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। अब बी चैनल की अगर हम बात करते हैं तो बी चैनल का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है यहां पर बियरर चैनल। ये क्या करता है, ये एक्चुअल डेटा कैरी करता है, ये यहां पर एक्चुअल डेटा कैरी करता है, जैसे कि वॉइस कॉल का डेटा हो गया, ठीक है, सेकंड यहां पर इंटरनेट का डेटा हो गया, ठीक है, तीसरा यहां पर दोस्तों वीडियो हो गया, ये जो है एक्चुअल डेटा कैरी कर रहा है, ठीक है। और डी चैनल क्या करता है, अगर हम डी चैनल की बात करें तो डी चैनल इस डेटा को कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल करने के साथ साथ इस डेटा को सिग्नलिंग करने का काम करता है। एग्जाम्पल कंट्रोल और सिग्नलिंग में ये आ गया, इस डेटा की मॉड्यूलेशन सही तरीके से डिलीवर हो। सिग्नलिंग में आपको यहां पे आ गया, जैसे आपका कॉल कनेक्ट होता है, आपने नंबर डायल करा और कॉल जो कनेक्ट हो रहा है, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, आप छोड़ो, जब तुम कॉल करते हो तो डी चैनल एक्टिवेट होता है, समझना, कॉल सेटअप के लिए ध्यान देना, यहां पर कॉल सेटअप के लिए जिस चैनल का यूज होता है वो है डी चैनल, यानी कि कॉल भेजना, ठीक है। डी चैनल बियरर चैनल उस कॉल के दौरान उस आवाज को कैरी करके लेके जाना, यानी कि बियर करके लेके जाना, उसे हम कहते हैं यहां पर बी चैनल। बी चैनल जो है वो एक्चुअल कम्युनिकेशन में काम कर रहा है, डी चैनल जो यहां पर है वो उस एक्चुअल कम्युनिकेशन के साथ साथ कंट्रोल सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो यहां पर इसका मतलब हो गया वॉइस एंड डेटा ट्रैफिक दोनों करना। क्लियर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 55 का 4 होगा। होपफुली आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से बी चैनल, आईएसडीएन क्या है, ओल्ड डिजिटल कम्युनिकेशन है। अब अगर आपसे आने वाले टाइम में यहां पर बी चैनल भी पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो, डी चैनल भी पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो, एग्जामिनर घुमाकर आपसे पूछ सकता है, तो मुझे लगता है यहां पर आप दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे 56 पे। चलो हम अपनी पीडीएफ पे चलते हैं 56 पे। यहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे, अच्छी बात है, इसलिए मैं आपको यहां पर ले आता हूं। सॉल्व हम एग्जामिनर की पीडीएफ पे करें क्योंकि वाइब और फील वहीं से आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 दोस्तों देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेवल्ड एज रीजन आर। ये कथन कथ्य वाले स्टेटमेंट्स यहां पर पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट में अगर आप ध्यान दोगे तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे पूछे जाते ही जाते हैं। एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग यानी कि एएसएन साइट्स आर प्रमोटिंग स्कॉलरी कम्युनिकेशन एंड इट्स फैसिलिटेट्स कम्युनिटी टू शेयर, कनेक्ट एंड कोलैबोरेट बोथ नेशनली एंड ग्लोबली। ठीक है, अनलाइक अदर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, एएसएन साइट्स आर एनहांसिंग रिसर्चिंग फंडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्चर। यहां पर आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए, आपको देखकर यह बताना है कि ए एंड आर दोनों ट्रू है, और जो ए कथन है उसका आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं है। दूसरा भी आपको यही दिया गया है, बोथ ए एंड आर ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आपको बताना है। या फिर ए ट्रू है, आर फॉल्स है, या फिर ए फॉल्स है और आर ट्रू है। एक बार हम हिंदी में इन क्वेश्चन को और पढ़ेंगे। शैक्षणिक सोशल नेटवर्किंग एएसएन साइटें जो है वो विद्युत संचार को बढ़ावा दे रही हैं तथा समुदाय को राष्ट्रीय तथा या फिर राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर साझा करने, जुड़ने और सहयोग करने की सुविधा प्रदान करती है। अन्य सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के विपरीत एएसएन साइटें शोधकर्ताओं के लिए अनुसंधान फंडिंग के अवसर यहां पर बढ़ा रही हैं। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर आपको यहां पर चुनना है। क्लियर है? चले अपने पीडीएफ पर वहीं से करें। बताओ एक बार सब लोग कमेंट करा करो, क्लास कैसी लगी। यहां पर मुझे आप लोगों के सबके कमेंट चाहिए। तो इस सीरीज के अलावा हम लोग लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंतर्गत जितने भी यूजीसी नेट के द्वारा जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स रेगुलर वे में रिपीट हो रहे हैं, हम उन टॉपिक्स को भी पढ़ते हुए चलेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे।
मजा आ रहा है क्लास में? स्लो चलेंगे, एटलीस्ट स्लो के साथ साथ कॉन्सेप्ट आपके पूरे यहां पर रिवाइज हो जाने चाहिए। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कॉन्सेप्ट तो रिवीजन होने चाहिए, उसके साथ साथ मेरा जो लक्ष्य आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ाना नहीं है, याद करा देना भी है कि यहां पर सारे पॉइंट्स, मैं कह रहा हूं भले ही हम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लें लेकिन याद जरूरी है, ठीक है, या फिर 6 क्वेश्चन सॉल्व करें लेकिन याद जरूरी है, ठीक है। हम चलते हैं यहां पर एएसएन। एएसएन क्या होता है दोस्तों? तो एएसएन है दोस्तों यहां पर एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग। एएसएन की फुल फॉर्म है एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग। ये क्या है? सोशल मीडिया में जो रिसर्चर्स होते हैं उनके लिए काम करता है, उनके लिए रिसर्चर गेट्स हो गए, ठीक है, एकेडमिक एजू हो गए। अब रिसर्चर्स काम कैसे करता है? पेपर्स अपलोड कर रहा है, दूसरों से कनेक्ट कर रहा है, कोलैबोरेशन कर रहा है। तुम पेपर पब्लिश कर रहे हो, कोई यूएसए रिसर्चर पब्लिक कनेक्ट कर रहा है, ये वो चीज है, ठीक है। इसका फंडिंग वाला पार्ट नहीं है, डायरेक्ट पर्पस के लिए नहीं है, सेकेंडरी बेनिफिट के लिए काम करता है, ठीक है। क्लियर? यहां तक समझ आ गया आप सभी लोगों को? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अब देखो दोस्तों, यहां पर उससे पूछा गया कि रीजन में क्या ये फंडिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए है या नहीं है। तो एएसएन मैंने आपको क्या बताया, डायरेक्टली काम नहीं करता, ना ये फंडिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए है। अगर बात करें तो ये इसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों सही हैं, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स का शायद क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मुझे जितना याद है, मैंने आपको अपने टेस्ट जो यहाँ पर बीएसआई एकेडमी के द्वारा यहाँ पर क्विज दिए जाते हैं, उस क्विज में यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया हुआ था। क्लियर है? क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी लोगों को? हाँ, क्वेश्चन नंबर 57, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहां पर आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन सॉल्व करने, हिंदी के लिए जरूरत नहीं है, फिर भी हम जिनको हिंदी की जरूरत है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या मीन का काम करता है? मुझे तो लगता है इस क्वेश्चन को आप पढ़ते से आंसर दे दोगे। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं हम बेसिकली। रिग्रेशन कर्व है, क्या वो हाइपोथेसिस के लिए काम करता है? रिफाइनमेंट ऑफ जजमेंट, क्या वो डेल्फी मेथड के लिए काम करता है? एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट को क्या लाइकर्ट स्केल ने दिया था? ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को मीडियन बोला जाता है। अब इनके तहत आपको करेक्ट आंसर्स आपको यहां पर बना के देना। एक बार हिंदी में देख लेते हैं अगर ऐसा लग रहा है, वैसे तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति माध्य को बताती है। रिग्रेशन कर्व क्या परिकल्पना को बताता है? ठीक है। निर्णय का परिष्करण जो है, क्या वो डेल्फी मेथड के बारे में बात करता है? नेक्स्ट जो यहां पर पूर्ण शून्य बिंदु है, क्या वो लाइकर्ट स्केल के बारे में बात करता है? नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर वर्णात्मक सांख्यिकी जो है, क्या वो माध्यिका के बारे में बात करता है? क्लियर है? यहां पर समझ आ गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना यहां पर जरूरी है। ज्यादा डिटेल में तो नहीं लेके जाऊंगा इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल लेंगे फिर 2-2 घंटे के हमारे 2 क्वेश्चन हो जाए, 10 क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि यहां पर मीन क्या है। बहुत आसान है दोस्तों, मीन यहां पर किसी भी चीज की सेंट्रल वैल्यू होती है। मीन यहां पर किसी भी चीज की सेंट्रल वैल्यू होती है। समझ आ रहा है ना? मीन यहां पर किसी भी चीज की सेंट्रल वैल्यू होती है। एवरेज जैसे आप अगर यहां पर कैलकुलेट करते हो, मान लो 10 प्लस 20 प्लस 30, सेंट्रल वैल्यू को निकालने के लिए यहां पे सम ऑफ ऑल नंबर्स प्लस टोटल नंबर्स का हम डिवाइड करते हैं। सम ऑफ ऑल नंबर्स को करेंगे तो यहां पर 60 आएगा, 3 से हमने डिवाइड किया तो यहां पर 20 आ गया। अगर हम इन जनरल भी इसकी मीन वैल्यू देखेंगे, यहां से एक कट कर दें, यहां से एक कर दें, तो जो सेंटर का होता है वो हमारी मीन वैल्यू होती है। तो मीन को हम केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है यहां पर। ठीक है। क्या रिग्रेशन कर परिकल्पना होता है? जी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर पूछा गया निर्णय का परिष्करण, यानी कि रिफाइनमेंट ऑफ जजमेंट यहां पर डेल्फी मेथड के द्वारा कार्य किया जाता है। हाँ, डेल्फी मेथड में दोस्तों होता क्या है कि जितने भी यहां पर एक्सपर्ट्स होते हैं, समझना, जितने भी यहां पर एक्सपर्ट्स होते हैं, पर्टिकुलर वो किसी भी यहां पर चीज में हो सकते हैं। अब उन एक्सपर्ट से ओपिनियन लिए जाते हैं, उन एक्सपर्ट से ओपिनियन लिए जाते हैं, और उन एक्सपर्ट से ओपिनियन लेकर यहां पर डिसीजन दिया जाता है, और उस डिसीजन दिए जाने को हम यहां पर कहते हैं डेल्फी मेथड, यानी कि रिफाइनमेंट ऑफ जजमेंट, डेल्फी मेथड। क्लियर है? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, सेंट्रल टेंडेंसी भी सही है और ये भी सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि ए एंड सी ओनली। क्लियर है? आज 60 क्वेश्चन तक हम चलेंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, फिर हम नेक्स्ट सीरीज में 10 क्वेश्चन लेंगे। आप लोगों का जितना प्यार दिखेगा आप लोग सभी जरूर कमेंट करना। और अगर आप यूजीसी नेट के लिए डिटेल्ड कोर्स में अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप यहां पर बीएसआई एकेडमी के वेबसाइट पर जाके आप कोर्स को परचेज भी कर सकते हो। और अगर परचेज आप डायरेक्टली वहां से नहीं करो तो दिए गए कॉन्टेक्ट पर आप विजिट कर सकते हो, वहां पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन कोर्स के बारे में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है? अरेंज द स्टेप्स इन प्रोड्यूसिंग रोटेटेड एंट्रीज इन प्रिसाइसेस करेक्टली। ठीक है? यही क्वेश्चन है, यहां पर हम देख लेते हैं। जनरेट सेकेंडरी बाउंड्री एंट्रीज बाय रोटेटिंग द लीड टर्म। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो यहां पर मेंटेन ओरिजिनल वर्ड ऑर्डर इन ऑल एंट्रीज। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, डिस्प्ले एंट्रीज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो चूज मेन एंट्री बेस्ड ऑन रोल इंडिकेटर। ऑप्शन नंबर 5 की बात करें तो लिंक रोटेटेड एंट्रीज बैक टू मेन एंट्री। हिंदी में समझ लेते हैं एक बार। प्रिसाइजेस में घूमते हुए प्रविष्टि यानी कि रोटेटेड एंट्रीज के उत्पादन के चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित किया। अब सबसे पहले तो यहां पर आपको प्रीसाइज सिस्टम को समझने की जरूरत है ना। करेक्ट? प्रीसाइज सिस्टम को अगर हम बात करें तो ये होता है यहां पर एक प्रकार का लाइब्रेरी इंडेक्सिंग सिस्टम। लाइब्रेरी के अंतर्गत चीजों का इंडेक्सिंग सिस्टम होता है। इसको डेवलप्ड दोस्तों यहां पर किया गया था, हो सकता है आपसे नेक्स्ट पूछ ले, यही पूछ ले। डेवलप्ड यहां पर किया गया था डी रैक ऑस्टिन के द्वारा, सॉरी डी रैक ऑस्टिन के द्वारा यहां पर इसको डेवलप किया था। अब ये काम कैसे करता है तो यहां पर ये सबसे पहले मेन सब्जेक्ट्स को चूज करता है। मैं आपको बताता जा रहा हूं, सबसे पहले ये जो है मेन सब्जेक्ट्स को चूज करता है। ठीक है? दूसरा, फिर यहां पर ये वर्ड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करता है। अभी आप ये लिखते चलो, थोड़ा सा फास्ट जरूर हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा धीरे चल रहे थे हम लोग। एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा, बिल्कुल समझ आएगा। फिर यहां पर रोटेट करके एंट्रीज बनाओ। ठीक है? फोर्थ, यहां पर उस पर्टिकुलर प्रिसाइजेस सिस्टम में उनको लिंक करो। और फिफ्थ जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, यहां पर अल्फाबेटिकली शो करो। ठीक है? अब मान लो इसको एंट्रीज करना है यहां पर प्रिसाइजेस सिस्टम के तौर जो हमने पढ़ा, हमने रोटेटेड एंट्रीज बनाना है। तो अभी रोटेटेड एंट्रीज एक छोटे से एग्जांपल देखते हैं हम। सबसे पहले मान लो टॉपिक है एजुकेशन इन इंडिया, तो ये मेन सब्जेक्ट को चूज करेगा। सबसे पहले क्या है? इंडिया। मेन सब्जेक्ट इसका इंडिया। कहां पर बात हो रही है? एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है, या फिर एजुकेशन इंडिया के बारे में बात की जा रही है। ठीक है? तो इस हिसाब से सबसे पहले हम इसमें वर्ड सब्जेक्ट को चूज करेंगे, फिर उसका वर्ड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, फिर उनको रोटेट करेंगे, फिर लिंक करेंगे, और लिंक करने के बाद हम उनको अल्फाबेटिकली वे में शो कर देंगे। ठीक है? तो प्रिसाइजेस क्या करता है? प्रिसाइजेस एक प्रकार का कॉन्टेक्स्ट को, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट यहां पर कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट आपको देखने को मिलता है, उसकी प्रिजर्व इंडेक्सिंग करने का काम करता है। क्योंकि बहुत बड़े फॉर्मेट में दिखाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, तो उसको एक प्रिसाइज वे में यहां पर उस इंडेक्सिंग को यहां पर डिलीवर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है DBAEC, यानी कि चूज मेन एंट्री बेस्ड ऑन रोल इंडिकेटर। वही मेन सब्जेक्ट को चूज करना। फिर यहां पर हमने देखा मेंटेन ओरिजिनल वर्ड ऑर्डर इन ऑल एंट्रीज, वही हमने देखा वर्ड ऑर्डर को मेंटेन करना। क्लियर? फिर हमने देखा यहां पर जनरेट सेकेंडरी ऑन एंट्रीज बाय रोटेटिंग द लीड टर्म, वही हमने यहां पर लिखा है रोटेट करना। ठीक है? फिर यहां पर हमने देखा लिंक करना, जितने भी यहां पर जो एंट्रीज बन रही है उनको लिंक करना। ठीक है? यहां पर ये रहा लिंक रोटेटेड एंट्रीज बैक टू द मेन एंट्रीज। ठीक है? फिर यहां पर हमने क्या देखा लिंक करने के बाद? तो लिंक करने के बाद हमने देखा डिस्प्ले एंट्रीज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चाहे आप इस क्रम को याद रख लो, मेन सब्सिडरी वर्ड को चूज करना, फिर वर्ड ऑर्डर को मेंटेन करना, फिर उनको रोटेट कर देना। जैसे हमने इंडिया एजुकेशन लिखा, एजुकेशन इंडिया करा, फिर उसे लिंक करना, और लिंक करने के बाद उस जनरेट उस कॉन्टेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम को प्रिसाइज वे में यहां पर आपको दिखा देना। तो ये इसका करेक्ट फॉर्मेट है, DBAEC इसका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 दोस्तों हम यहां से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां से टेबल फॉर्म में आपको क्लियर दिख जाएगा। हाँ,
यहां पर क्वेश्चन नंबर 59 बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पर आपको मैच द कॉलम्स दी गई। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूं कि मैच द कॉलम्स आप ये मानकर चलना कि एटलीस्ट 2 से 3 मैच द कॉलम्स जो है वो आपको हर पेपर में ज्यादा भी मिल सकती है, यहां पर आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। अब यहां पर जो है, यहां पर यूजीसी एनटीए ने आपका ये फेवरेट क्वेश्चन है, वैसे तो आपको ये आने वाले जून 2026 में भी देखने को मिल जाएगा। इसमें एनटीए के द्वारा लिस्ट 1 में बुक्स दी गई हैं और लिस्ट 2 में यहां पर ऑथर्स दिए गए। ठीक है, और एक चीज और बता दूं आपको, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंतर्गत ये वो क्वेश्चन है जहां पर ऑथर्स के बारे में आप लोगों को यहां पर फ्रीक्वेंटली रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे। फ्रीक्वेंटली रिपीट क्वेश्चन आपको ऑथर्स के बारे में आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेमोराइज बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। द चेंजिंग एकेडमिक लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो ये एक बुक है, इसके ऑथर है यहां पर जॉन बर्ड। ठीक है, प्लानिंग पब्लिक लाइब्रेरी बिल्डिंग की बात करें तो माइकल डे, जिन्होंने यहां पर डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, उन्होंने यहां पर प्लानिंग पब्लिक लाइब्रेरी बिल्डिंग के बारे में बुक लिखी। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक लाइब्रेरियनशिप की अगर मैं बात करूं तो ये इजिप्ट के थे, कैथलीन डी ला पाना एमसी कुक। स्पेशल लाइब्रेरीज की अगर मैं बात करूं तो फ्रांस के एक ऑथर थे जोस मैरिक ग्रिफ्ट्स। तो इन सारे आपको यहां पर सिर्फ मैच द कॉलम्स आपको मैच करने। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। उसके बाद हम इसी तरीके से 10-10 क्वेश्चन लेके चलेंगे। फिर हम नेक्स्ट आपके लिए यहां पर जो क्वेश्चन उठाएंगे वो 61 से लेंगे। रेगुलर आपको ये सीरीज मिलेगी, कल ही आपको ये सीरीज मिल जाएगी। रोज यहां से क्वेश्चन सॉल्व करो, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल यहां पर एग्जाम में होने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करें तो अरेंज द फॉलोइंग कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्लियर है, बताओ। यहां पर आपसे पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यूनिकोड दिया गया है, एएससी आई दिया है, आईएससी डबल आई दिया है, ई बीसीडीआईसी दिया गया है, एक्सटेंडेड एएससीआई दिया गया है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है आपको, सबसे पहला जैसे कौन सा आया फिर कौन सा आया, आपको ये बताना है यहां पर। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहां पर ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहला जो यहां पर आपका आया वो आया ईबीसीडीआईसी, इसे आईबीएम ने बनाया था। ठीक है, सेकंड जो आपको देखने को मिलेगा एएससी डबल आई देखने को मिलेगा। क्लियर, फिर आपको आईएससी डबल आई इसका और एक्सटेंडेड वर्जन था, ये आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको यहां पर एक्सटेंडेड एएससी डबल आई के द्वारा यहां पर पर्टिकुलरली इन दोनों का बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिल जाएगा। और सबसे बाद में जो आया वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा यूनिकोड। क्लियर है, तो आज का हम इस सेशन को यहीं बाइंड अप करेंगे। मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं, अगर आप लोग कोई भी यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंतर्गत अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यहां पर हर एक स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आ रही है। ये वो समय है यहां पर, अगर नेट सेट किसी भी राज्य का क्लियर कर लोगे, जून 2026 में आपके सामने नेट खड़ा, पहाड़ जैसा सिलेबस है, बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर स्ट्रेटजी सही तरीके से फॉलो की जाए तो हर हाल में पहले ही प्रयास में इस पेपर पे पार लगाना संभव है। यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हो, या इस पेपर में 100% नेट और जेआरएफ को क्रैक कर सकते हो। मैं आपके साथ ये वादा करने को तैयार हूं, कमिट करने को तैयार हूं। बस जरूरत कुछ समय के लिए कुछ चीजों को त्याग करके सही स्ट्रेटजी, सही दिशा, सही कदम में आगे बढ़ने की जरूरत है। देर किस बात की, यहां पर ज्वाइन करो बीएसआई एकेडमी। यहां पर कंप्लीटली कोर्स यहां पर बीएसआई एकेडमी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। उन कोर्सेज में आपको रेगुलर मॉक टेस्ट, लाइव क्लास, डेली इंटरेक्शन क्लास, डाउट सॉल्विंग प्रैक्टिस, सारी चीजें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। तो आज की क्लास को यहीं बाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। खूब बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। ठीक है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।